हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए, आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हम पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा महिला शक्ति का प्रकटीकरण, चिपको आंदोलन, शराब विरोध आंदोलन, उसके अलावा महिलाओं के संदर्भ में तरह तरह के कानून बनाए गए, दहेज विरोधी आंदोलन, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे पारिवारिक न्यायालय। बच्चों, 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक के बारे में एक होता है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय उसे कहते हैं जो मारपीट से संबंधित हो या कोई संगीन अपराध करता है, जैसे कहीं पे चोरी करना, डकैती करना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, वो सब क्या है, फौजदारी मामले हो गए। और एक दूसरा होता है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय जो होता है जो घर से संबंधित होता है, जैसे घर से संबंधित होने वाला जो झगड़ा होता है, जगह होता है, या तलाक वगैरह लेना हो, तो उससे संबंधित जो झगड़ा फसाद या जो समस्याएं होती है उसको हम पारिवारिक न्यायालय में सोल्व किया जाता है। समस्याएं जो है वहां पर सुलझाई जाती है। तो हम पारिवारिक न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह 1984 में यह न्यायालय बनाया गया। विवाद के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद या झगड़ा या समस्या, घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं और कारण निर्माण करने वाले प्रश्न, जैसे गुजारा भत्ता हो गया। मैंने बताया था गुजारा भत्ता, जैसे स्त्रियों को गुजारा करने के लिए जो पैसा की जरूरत होती है उसको गुजारा भत्ता कहते हैं। एकल पालकत्व, इसका मतलब ये होता है जैसे माता पिता का तलाक हो गया तो वो बच्चे को कौन देखेगा, तो बच्चे को पिता लेंगे कि माता लेगी। तो माता अगर देखभाल करती है तो उसको एकल पालकत्व कहते हैं। अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों को हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया गया है। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल करने के स्थान पे समझदारी और वकीलों के स्थान पे समुपदेशकों को प्रधानता दी गई है। पहले जो है न्यायालय गवाही और सबूतों के बारे में इतना ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले दोनों पक्ष को समझाया जाता है और वकीलों के जगह पे जो समझाने वाले लोग हैं उसको प्रधानता दी गई है। उसमें जो समस्या अपने आप ही सुलझ जाए उसके लिए वकील या जांच पड़ताल की जरूरत कम होती है। बाद में ये सब चीज की जरूरत पड़ती है, पहले उनको समझाया जाता है। मामलों की शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया गया है। ये जो न्यायालय है इसमें जल्दी से न्याय प्राप्त होता है, सबको न्याय मिलता है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाए, उनको समझा बुझा के जो सही मामला है उस पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। गुजारा भत्ते का मुकदमा 1985। यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद या तलाक देता है तो उस स्त्री का गुजारा होने हेतु यानी गुजारा होने के लिए उसके पति को उसे प्रति माह निश्चित राशि देनी होती। यानी वो अगर उसका तलाक हो तो उसका गुजारा कैसे होगा, तो उसको प्रति माह जैसे 2000 5000 उसको देना ताकि वो घर का गुजारा कर सके, खा पी सके। इसे गुजारा भत्ता कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि शाह बानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है और कोर्ट ने शाह बानो को साथ न्याय करते हुए शाह बानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार दिया। उसके अलावा धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया। जैसे मुस्लिम संगठन जो थे उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध उन्होंने विरोध किया। परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स पारित हुआ, यानी महिलाओं को अधिकार दिया गया ताकि वो गुजारा भत्ता मांग सके। सती प्रतिबंधित कानून, प्रतिबंधित का मतलब होता है सती पे रोक लगाने वाला कानून। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुंवर नाम की विवाहिता स्त्री सती हो गई। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है रूप कुंवर को।
उसके पति के मरने के बाद उसे सती कर दिया गया था, यानी उसको जिंदा जला दिया गया था। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, उसे सती होने के लिए मजबूर किया गया था, बाध्य किया गया नहीं, मजबूर किया गया था। उसका सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसी बातें गैरकानूनी थी। हमारे देश में आज से 100 साल पहले ही सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, तब भी वहां के लोगों ने उसे सती होने के लिए मजबूर किया था, जो कि गैरकानूनी था। मीना मेनन, गीता सेधु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों और पत्रकारों ने इस कांड की जांच पड़ताल की। सरकार ने वर्ष 1988 में कड़े प्रावधान करके सती प्रतिबंधित कानून पारित किया, यानी लागू किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, देखो बच्चों यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार का लोगो दिया गया है। मानव अधिकार रक्षा कानून, स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके, इसलिए वर्ष 1993 में यह कानून बनाया गया। इसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो पूरे भारत देश का एक आयोग है, ये तो बना ही है। उसके अलावा हर एक राज्य में, जैसे महाराष्ट्र राज्य, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो हर राज्य का अलग अलग राज्य मानव अधिकार आयोग की भी स्थापना की गई है। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार संबंध, तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाओं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विषय संबंधित कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है। महिलाओं के लिए आरक्षण 73वें और 74वें संविधान में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए। 73वें और 74वें अनुच्छेद में जो संविधान में है, तो उसमें सुधार किया गया, संशोधन मतलब सुधार किया गया। इसके अलावा जो बड़े बड़े ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, नगर परिषद, महानगर पालिका के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद है, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है आरक्षित रखा गया। यानी 100 स्थान है, 100 नौकरी है, तो उनमें 35% नौकरी उन महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर जैसे पदों के लिए भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। इसमें भी महिलाओं को ही रखा जाता है। देश में महाराष्ट्र के साथ साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। पूरे भारत देश में 1/3 यानी मैंने बताया कि 100 में से 35 स्थान महिलाओं को दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र ने यह कहा कि स्त्री पुरुष समान है, तो स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया जाए। और महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के अलावा 15 और राज्य है, वो भी चाहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, यानी इन स्थानों पर महिलाओं को ही नियुक्त किया जाए। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को राज्य प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है, यानी महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। स्वतंत्रता के बाद वाले समय में भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में जो हमारा संविधान बना, उसमें यह नियम बनाया गया कि स्त्री पुरुष समान है। परिणाम स्वरूप मतदान जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता के बाद भी उनको अधिकार मिला और वो आज वोट दे सकती है। पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हुए। पहले लोगों को, स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। अब ये सारे अधिकार उनको प्राप्त हो रहे और महिलाएं जो है आगे बढ़ रही है। कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसे अनिष्ट प्रतिकारों, अनिष्ट यानी बुरी, जो खराब प्रथा है, उस पर रोक लगाया गया। स्त्रियों के संबंध विच्छेद यानी तलाक के अधिकार को भी मान्यता दी गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीति सत्ता में महिलाओं को भी उचित साझेदारी दिया गया।
इसके लिए स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में कुछ स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इन सभी प्रावधानों के कारण आज हमें यह दिखाई देता है कि महिलाएं शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी। अर्थार्जन यानी पैसे कमाने लगी। अर्थ मतलब पैसा होता है, अर्जन मतलब कमाना, लेना, प्राप्त करना। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीति आदि क्षेत्रों में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी है। क्या आप जानते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे बहुत सारी भारत की महिला मुख्यमंत्रियों का चित्र दिया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य करती है। उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी, ओडिशा के नंदिनी सतपथी, तमिलनाडु की जयललिता, उत्तर प्रदेश की मायावती, राजस्थान की वसुंधरा राजे, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार की राबड़ी देवी, गुजरात की आनंदीबेन पटेल, दिल्ली की शीला दीक्षित, कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सईद, मध्य प्रदेश की उमा भारती, पंजाब की राजेंद्र कौर भटकल, दिल्ली की सुषमा स्वराज, गोवा की शशिकला काकोडकर, असम की सईदा अनवर तैमूर, तमिलनाडु की जानकी रामचंद्रन। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने अपने प्रदेश का नेतृत्व किया, यानी अपने अपने राज्य की मुख्यमंत्री बनी और अपने राज्य का उन्होंने विकास किया। 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क शहर में एक जुलूस निकला था। उसमें काम के घंटे कम करे और काम का उचित पारिश्रमिक मिले, उनको जितना पेमेंट होता है, जितना मेहनताना वो मिले, पालना घर हो आदि मांगों के लिए निकला हुआ श्रमिक महिलाओं का जुलूस प्रथम जुलूस था। इन्हीं मांगों को लेकर 8 मार्च 1909 को महिलाओं ने हड़ताल की। परिणाम स्वरूप डेनमार्क में हुए वुमेन सोशलिस्ट इंटरनेशनल की बैठक में यह दिन महिलाओं के संघर्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में संपन्न हुआ। तो वर्ष 1977 में तत्कालीन उस समय संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने प्रस्ताव पारित कर 8 मार्च को महिला विश्व दिवस के रूप में घोषित किया। अनुसूचित जातियां, देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया। अनुसूचित जातियां यह वो जाति जो पिछड़ी जाति, जिसको हम पिछड़ी जाति कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद के समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता मतलब सभी लोग स्वतंत्र हो, समता यानी सभी लोग समान, बंधुता का मतलब होता है सभी में भाईचारा हो, और सामाजिक न्याय, सभी समाज में जितने भी लोग हो सभी को समान न्याय मिले। इन मूल्यों का अंगीकार किया गया, यानी अंगीकार करना मतलब अपनाया गया। उसी का अनुसरण करते हुए छुआछूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया। पहले जो पिछड़ी जाति थी उनको ऊंची जाति को छूने का अधिकार नहीं था। छुआछूत का बहुत सारा जाति पाति का भेदभाव था, तो उस पर रोक लगाया गया। संविधान के 70वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त कर दिया गया और अछूत वर्गों का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया। इन अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर अपना विकास साध्य कर सके, इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी इनका विकास हो, इसलिए इनको बहुत तरह की छूट दी गई है ताकि ये भी बढ़े और इनका भी विकास हो। पिछड़ी जातियों की तरह ही देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कुछ समस्याएं हैं। कतिपय मतलब कुछ समस्याएं हैं। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण जो आज में जो तरह तरह के सुधार हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये सुधारों से दूर है और दूर रहने के कारण इन वर्गों में आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है, फिर भी वन उत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका यानी पेट भरने का कोई साधन नहीं है। इनका जो जीवन निर्वाह जो वन से प्राप्त होने वाली चीजें और खेती करके अपना जो पेट भरते हैं यानी अपना आजीविका चलाते हैं। खेती के आधुनिक औजार उन तक नहीं पहुंचे हैं। परिणाम स्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली जो आय होती है अत्यल्प यानी बहुत ही कम होती है, उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप वो गरीब बने रहते हैं। उनकी खेती भी पहाड़ की ऊपरी भूमि पर होती है
और पहाड़ी जो क्षेत्र होती है वो पथरीला क्षेत्र होता है और उपजाऊ नहीं होती है। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण उनका शारीरिक विकास नहीं होता है। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पे चिकित्सा सुविधा भी नहीं प्राप्त होती है। अतः आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, यानी उनको तरह तरह का आरक्षण दिया जाए या उनका संरक्षण दिया जाए ताकि उनका विकास हो सके। भारतीय संविधान में आदिवासियों को गणना अनुसूचित जनजातियों में किया जाता है। उन्हें विधिमंडल यानी कानून द्वारा शिक्षा और सरकारी सेवाएं आदि क्षेत्रों में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी उनको रखा जाता है ताकि इनका विकास। घुमंतु और विमुक्त जातियां जनजातियां, जिसको हम बंजारे लोग भी कहते हैं, जो एक स्थान पे नहीं रहते हैं, कभी इस स्थान पे कभी अपनी डेरा डंडा लेके दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे जनजाति को हम घुमंतु और विमुक्त जाति या जनजाति कहा जाता है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है घुमंतु जनजातियों का। घुमंतु जनजातियों में उन जनजातियों का समावेश किया जाता है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव-गांव घूमती रहती है। इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप का व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं, यानी अपना पेट भरते हैं। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जनजातियों पर आपराधिक जनजाति इस प्रकार का ठप्पा लगाया था। इनको अपराधी जनजाति ऐसा उन्होंने कहा था या साबित किया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1871 के आपराधिक प्रतिबंध कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में किया था और उसके व्यवसाय तथा कार्य व्यापारों पर रोक लगा दी थी। प्रतिबंध लगाना यानी रोक लगा दिया था। लेकिन जब हमारे देश को आजादी मिली उसके पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द कर दिया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध जो रोक लगाया गया था उसको हटा दिया गया। ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट किया गया। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन जातियों के शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिए गए। जो हमारे शैक्षिक संस्थान है, जो बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट है, उनको भी इनको जगह दिया जाता है ताकि ये अपना विकास कर सके। देखो बच्चों ये जो चित्र है इसको बंजारे लोग जैसे जगह जगह पे तुमने देखा होगा, कहीं पे खेल दिखाने वाले आते हैं, कहीं पे सर्कस वगैरह दिखा रहे हैं, जो कहीं कहीं पे नाच गाना करते हैं। तो ऐसे जनजाति को हम घुमंतु जनजाति कहते हैं। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब यह होता है जिनकी संख्या हमारे देश में कम है। जैसे हमारे देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख इनकी संख्या कम है, इसलिए अल्प मतलब थोड़े संख्यक में, इसलिए इनकी जो गिनती है अल्पसंख्यक में किया जाता है। किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई, वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएं हैं, अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। हमारे देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे देश में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती है। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास कर सके, इसके लिए संविधान में नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म का, भाषा का जो शिक्षा है प्राप्त कर सकता है, अपना जो धर्म है, अपना त्योहार, रीति रिवाज अपने ढंग से मना सकता है। जैसे दिवाली हिंदुओं का त्योहार है तो मुस्लिमों का त्योहार ईद वगैरह है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का राज्य, हिंदू की संख्या ज्यादा है तो हिंदू त्योहार मना सकते हैं, मुस्लिम लोग ईद नहीं मना सकते हैं, या ईसाई लोग क्रिसमस नहीं मना सकते। तो उनको शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है ताकि वो अपने भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना त्योहार मना सके। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त है। वो अपना अलग से शैक्षिक स्थान स्थापित कर सकते हैं। उनकी उन्नति हेतु सरकार ने
विविध योजनाएं चलाई। अगले पार्ट में हम भारत द्वारा स्वतंत्रोत्तर समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की गई प्रगति का जानकारी प्राप्त करोगे। देखो बच्चों, यहाँ पे अल्पसंख्यक का चित्र दिया गया है। यहाँ पे अल्पसंख्यक में जैसे मुस्लिम और ईसाई और सिख ये सब जाति होते हैं, जातियों का जो उनका चिन्ह या लोगो दिया गया है, इससे पता चलता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक है।